नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम CGPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज़ है उसमें मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। मध्यकालीन भारत का ये पहला वीडियो होगा जिसमें हम 10-11 प्रश्न कवर करेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में बाकी बचे हुए सवाल हल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो हमारी एंशिएंट इंडिया की आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें हम लोग केवल सवाल को हल नहीं कराते, बल्कि हम उस सवाल से, अगर मान लीजिए कृष्ण प्रथम के बारे में कोई भी सवाल आया है तो हम पूरा कृष्ण प्रथम का जो राष्ट्रकूट वंश है वो पढ़ते हैं। इसके अलावा कृष्ण प्रथम ने जो मंदिर बनाया वो पढ़ते हैं। इसके अलावा वो अगर एलोरा में बना है तो एलोरा के बारे में पढ़ते हैं, जिससे अगर उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी सवाल आता है तो आपसे वो बन सके। अगर आपसे जामा मस्जिद पूछता है या लाल किला पूछता है या और कोई भी चीज़ पूछता है तो उसके जो विभिन्न पहलू हैं उनको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जिससे जो अभी आपका 2023 में प्रीलिम्स होगा उसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। मतलब 2023 का मतलब है कि वो 23 का प्रीलिम्स ही 2024 में होने वाला है आपका। तो अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम राजन तिवारी है। मैंने कई बार CGPSC प्रीलिम्स या CGPSC एग्ज़ाम दिलाया है और रैंक आई है। वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ छत्तीसगढ़ में ही। हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। पहला कथन है कि वे नागभट्ट दो के पुत्र थे। दूसरा कथन है कि उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। तो वो नागभट्ट दो के पुत्र नहीं थे, उनके साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, ये बिल्कुल सही बात है। और अरब यात्री जो अल मसूदी है ने उन्हें राजा बौरा का नाम दिया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। और ज़्यादा अगर आपको कोई फंसाने के लिए पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि अरब यात्री अल मसूदी जो है इन्हीं के काल में आया था, ये गलत बात है, ये बाद में आया था, लेकिन राजा मिहिर भोज को उसने बौरा कहा था। सबसे पहले अगर आपको अब वही हम इनके अगर और कोई सवाल आए इसके बारे में तो उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अगर आप गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानना चाहते हैं तो गुर्जर प्रतिहार वंश अपने आप को भगवान राम के भाई जो लक्ष्मण हैं उनके वंशज बोलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य राजा था उसका एक एहोल अभिलेख है। देखिए, हर वाक्य में एक सवाल है। PSC ये भी पूछ सकता है कि एहोल अभिलेख किसका है, तो वो पुलकेशिन द्वितीय का है, उसके अभिलेख में इनका जिक्र है। इसके अलावा इनका जो संस्थापक है वो माना जाता है राजा हरिश्चंद्र को, और वास्तविक महत्वपूर्ण शासक अगर आपसे पूछे तो वो हैं नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो हैं उन्हें मलेच्छों या अरबों का नाशक कहा जाता है। मलेच्छों या अरबों का नाशक कहने का मतलब ये है कि उस समय अरब आक्रमण, क्योंकि इनका जो एरिया था अगर आप देखेंगे तो राजस्थान गुजरात वाला था, वहाँ से अरबों का आक्रमण होता था। अगर आप ये एरिया देखेंगे तो इधर से ही आक्रमण होता था। तो इन्होंने उस आक्रमण को रोका था और अरबों को हराया था, इसलिए इन्हें कहा जाता है अरबों का नाशक। उसके बाद अगले राजा जो हैं वो थे वत्सराज। उसके बाद अगले राजा अगर आपसे पूछे तो वो थे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के पुत्र का नाम था रामभद्र। उसके बाद फिर जो राजा हुए, रामभद्र उतने क्या बोलेंगे योग्य शासक नहीं थे। उसके बाद अगले शासक जो है उनका नाम था मिहिर भोज। मिहिर भोज जो थे भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्होंने आदि वाराह और प्रभास की उपाधि ली थी। आदि वाराह तो आप समझ सकते हैं विष्णु जी वाराह के अवतार हैं, तो उन्होंने आदि वाराह की उपाधि ली थी। और इनका जिक्र आपको ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। इन्होंने मतलब ग्वालियर अभिलेख में जिक्र भी मिलता है और खुद इन्होंने उस अभिलेख को लिखा था या लिखवाया था। इनके बारे में कल्हड़ जिन्होंने राज तरंगिणी की रचना की थी, जो कश्मीर का आधिकारिक इतिहास है, और सुलेमान जो उस समय आया था उसने भी इनका वर्णन किया है। इसके बाद अगले राजा जो थे उनका नाम है महेंद्रपाल वन। देखिए, ये भी आपको फंसा सकता है कि महेंद्रपाल नाम से आपको लगेगा ना कि पाल वंश के राजा थे, लेकिन महेंद्रपाल पाल वंश के राजा नहीं थे बल्कि प्रतिहार वंश के राजा थे। और इनके गुरु का नाम था राजशेखर, मतलब वो उस समय राजगुरु थे।
राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की भी रचना की है और काव्य मीमांसा की भी रचना की है। अगला शासक था महिपाल वन। इसी के काल में अल मसूदी आया था, जिसने, आप कोटेशन पढ़ेंगे, अरब यात्री अल मसूदी ने मिहिर भोज को राजा बौरा की उपाधि दी। तो अल मसूदी बाद में आया था जैसा हमने पढ़ा, लेकिन उसने मिहिर भोज को राजा बौरा की उपाधि दी। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्या सही नहीं है, तो पहला कथन सही नहीं है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा केवल बी। अगला सवाल ये है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अकबर ने कहाँ की स्थापना की थी? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने फिरोज़ाबाद की स्थापना की थी। शाहजहाँ का तो आप सुने होंगे कि इसने आगरा का ताजमहल बनवाया। अब सवाल आगे ये आ सकता है कि अलग अलग शहर जो हैं उनकी स्थापना किसने किसने की है। जैसे जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा जो थे मारवाड़ के, उन्होंने की थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह ने की थी। दिल्ली की स्थापना अगर आपसे पूछे तो वो तोमर जो वंश थे उन्होंने की थी। फिरोज़ाबाद फिरोज शाह नाम से ही पता चल रहा है। शाहजहांबाद नाम ही से शाहजहां पता चल रहा है। फतेहपुर सीकरी अभी हमने पढ़ा अकबर ने की थी। महाबलीपुरम की स्थापना नरसिंह वर्मन वन ने की थी। मामल्लपुरम, महाबलीपुरम। इसके अलावा बीकानेर की स्थापना बीका ने की थी, वो जोधा का बेटा था। फतेहाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फतेहाबाद, हिसार और फिरोजपुर, ये तीनों की स्थापना आपकी फिरोज शाह तुगलक ने की है। पाटलिपुत्र जो थी राजधानी उस जमाने में जो पटना बनी, उसकी स्थापना उदयन ने की थी। जयपुर की स्थापना सवाई राजा जयसिंह ने की थी। अमृतसर की स्थापना गुरु जो रामदास थे सिख गुरु, उन्होंने की थी। श्रीनगर आपको फंसा सकता है, श्रीनगर की स्थापना राजा अशोक ने की थी। अजमेर की स्थापना अजय राज चौहान ने की थी, इसलिए उसका नाम अजमेर पड़ा। और अगर आप जानना चाहेंगे, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। होशंगाबाद की स्थापना हुसंग शाह ने की थी। एक सवाल करंट में आ सकता है कि नर्मदापुरम किसका नाम है? तो नर्मदापुरम आपके होशंगाबाद का नया नाम है। विजयनगर की स्थापना हरिहर वन ने की थी। कलकत्ता की स्थापना जॉब चारनाक ने की थी। तो ये अलग अलग स्थापना है, जैसे राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान। तो ये आप देख लीजिएगा, इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। अगला सवाल, क्योंकि हमारा आंसर था सिकंदर लोदी, तो हमको थोड़ा सा लोदी वंश के बारे में भी जानना चाहिए। देखिए, जो सल्तनत काल बोला जाता है उसमें 5 वंश थे। पहला वंश था, उसको बोलते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश मतलब इसके अधिकांश शासक गुलाम थे। जैसे सबसे पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर बलबन, ये गुलाम थे। उसके बाद फिर अगला शासक जो आता है उसको बोलते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में आप सुने होंगे अलाउद्दीन खिलजी महत्वपूर्ण शासक होता है, उससे उसका चाचा जलालुद्दीन खिलजी होता है। आप फिल्म देखे होंगे रानी पद्मावती वाली। उसके बाद अगला वंश जो आता है उसको बोलते हैं तुगलक वंश। उसी में आपका मोहम्मद बिन तुगलक होता है, जिसको पागल सुल्तान कहते हैं। फिरोज़ तुगलक होता है। अगला वंश जो आता है उसको बोलते हैं सैयद वंश। और जो आखिरी 5वां वंश है उसको बोलते हैं लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से 1526 तक रहता है। इसकी स्थापना बहलोल लोदी करते हैं। इसके बाद सिकंदर लोदी राजा बनते हैं। सिकंदर लोदी एक कट्टर मुस्लिम होते हैं, मतलब वो ऐसा ऐसा काम करता है कि भगवान की मूर्ति तोड़वाता है, मतलब बहुत कट्टर होता है। ये अपनी राजधानी आगरा को बनाता है, इसीलिए सवाल था ना कि स्थापना किसने किया, तो इसने किया। ये एक पैमाना बनाता है जिससे भूमि को नापा जा सके, गजे सिकंदरी। और कवि भी था ये व्यक्ति, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। अगले शासक इब्राहिम लोदी होते हैं, जो 1517 से 26 तक रहते हैं। अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें बाबर इनको हरा देता है। ये पहले शासक हैं जो युद्ध भूमि में मार दिए जाते हैं। तो बहुत जीके टाइप का अगर सवाल पूछा ना तो पूछ सकता है कि ऐसा शासक जिसे युद्ध भूमि में ही मार दिया गया, तो ये थे इब्राहिम लोदी। अगला सवाल है कि निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित करना है हमको।
अब इमारतें आपकी कुतुब मीनार है, गोल गुंबद है, बुलंद दरवाज़ा है और मोती मस्जिद है। मैं आपको इमारत दिखा देता हूँ, उससे आप फिर आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। ये है आपकी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार अगर आप देखे होंगे, कुतुब मीनार नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए ये बनाई गई थी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी की याद में। एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी, एक सूफी संत थे ये। आपको ये लग सकता है कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक फंसा सकता है आपको, तो आपको सीधा सीधा बोलना है कि नहीं, इनकी याद में बनाई गई थी। बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो वो बनाने वाला था, चालू करने वाला, लेकिन याद में बनाई गई थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी के। और इसको पूरा करने का काम किया था इल्तुतमिश ने, ये आपको पता रहना चाहिए। दूसरा जो है उसको बोलते हैं गोल गुंबज। गोल गुंबज जो है विजयपुरा कर्नाटक का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है, और ये मोहम्मद आदिल शाह का टॉम्ब है, और सेकंड लार्जेस्ट डोम है जो कभी भी बना गया। मतलब पहले नंबर में है सेंट पीटर्स बेसिलिका इन रोम में, और दूसरा आपका है गोल गुंबज। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तीसरा ये बुलंद दरवाज़ा जो आपको दिख रहा है, अकबर क्या था, गुजरात को जीतने निकला था, और जब वो गुजरात जीत गया तो वो बुलंद दरवाज़ा बनाया था, और ये विश्व का हाईएस्ट गेटवे है, मतलब दरवाज़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा है। अगला मोती मस्जिद 2 है, ये आपको समझना है। मोती मस्जिद पहली है जिसको शाहजहां बनवाया है, ये आगरा में है, आगरे के किले में, और एक मोती मस्जिद जो दिल्ली के लाल किले में, उसको औरंगजेब बनवाया है। तो ये भी आपको समझना है कि कौन कहाँ की मोती मस्जिद की बात हो रही। अगला सवाल है कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था। सुने होगे ना आप, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई। तो इससे 2 सवाल आ गए ना। दूसरा, इब्न बतूता जो कि प्रसिद्ध अरब विद्वान एवं यात्री था, किसके शासनकाल में भारत आया। तो ये 2 सवाल हैं। अब आप देखेंगे तो आप पहले कहानी सुन लीजिए, उससे फिर आपको पता चल जाएगा उत्तर। ये इब्न बतूता की फ़ोटो है, उस समय फ़ोटो खींचने वाले तो थे नहीं। ये क्या था, सिंधु क्रॉस, सिंधु मतलब सिंधु नदी क्रॉस करके, मतलब आया था अफ़गानिस्तान तरफ से भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय राजा था, वो देखा कि ये इतना विद्वान आदमी आया है तो उसको वो काजी बना दिया। काजी मतलब समझते हैं ना, जो न्याय करता है, दिल्ली का काजी बना दिया इसको। इसके बाद इसका मन नहीं लग रहा था, ये तो घुमक्कड़ आदमी था, खूब घूमा। तो मोहम्मद बिन तुगलक को समझ में आया, तो ये इसको भेज रहा था चीन, चल दो भाई तुम। चीन जा रहा था तो रास्ते में उसको हमला हो गया उसके ऊपर, तो केरल पहुंच गया। केरल से फिर बैठ के चीन जाने लगा तो बांग्लादेश उतर गया। तो इस टाइप की इसकी कहानी है। अगर आपको देखना है ना कितना घूमा है ये, तो ये जर्नी ऑफ इब्न बतूता है 1325 से 1354 तक। अब ये देख लो, ये पूरा अफ्रीका समुद्र से ये पूरा एरिया, फिर ये भारत में पूरा एरिया, ये घूम के बांग्लादेश, फिर ये घूम के चीन। बहुत घूमा है आदमी, इतना बड़ी बात है तो पता रहना चाहिए। एक सवाल आ सकता है ना कि ये बांग्लादेश भी गया, चीन भी गया, यहाँ भी गया, वहाँ भी गया, तो आपको लगे यार कैसे जाएगा कोई आदमी, तो पता रहना चाहिए कि हाँ भाई जा सकता है। मेडिएवल इंडिया में 3 जो ट्रेवलर हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है अल बरूनी, दूसरा है इब्न बतूता, और तीसरा है फ्रैंकोइस बर्नियर। अल बरूनी जो है 11वीं शताब्दी में आया था, और ये गजनी जो महमूद गजनी था उसके साथ आया था, अरब का था। इसके देश जो था वो था उज्बेकिस्तान। अरब में भी कई देश हैं, तो ये उज्बेकिस्तान का था, और इसकी जो किताब है उसका नाम है किताबुल हिंद। अगर आप इब्न बतूता की बात करेंगे तो ये 14वीं शताब्दी में आया था। इसका देश का नाम है मोरक्को, पीछे आपको उत्तर मिल जाएगा। इसकी किताब का नाम है रेहला। इसकी भाषा है बुक की अरेबिक, और ये काल में आया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के। फ्रैंकोइस बर्नियर जो है 17वीं शताब्दी में आया था। फ्रैंकोइस से आप पकड़ लेना फ्रांस, और इसकी किताब का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और ये अंग्रेजी में लिखा है। आपको 2 कथन दे देगा ना कि ये फ्रांस से आया था और अंग्रेजी में लिखा है, आपको लगेगा यार सही है,
मतलब सही नहीं लगेगा ना, फ्रांस से आया तो फ्रांसीसी में लिखेगा, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है ये आदमी। और ये शाहजहां और औरंगजेब, वो जो लड़ाई चल रही थी ना औरंगजेब की अपने भाइयों के साथ, उसके बारे में भी ये लिखा है। किसके किसके बारे में लिखे हैं, जैसे अल बरूनी कास्ट सिस्टम के बारे में भी लिखा है, आपका इब्न बतूता दास प्रथा के बारे में भी लिखा है, सिटीज़ के बारे में भी लिखा है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अल बरूनी और बर्नियर की किताबों को ऑथेंटिक मानते हैं, इब्न बतूता की नहीं मानते, क्योंकि इतना घूमा है ना और इतना लिखा है, कोई नहीं मानता उसकी बात। इसके अलावा है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय पर आक्रमण किया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बाबर, मोहम्मद। ये पुराना ज़माने का सवाल है, जब 5 ऑप्शन आते थे। इसका उत्तर है इल्तुतमिश। हुआ क्या था कि चंगेज खां जो मंगोल का इस संस्थापक था, वो ईरान के शाह से मतलब उसकी लड़ाई हुई। अब ईरान का शाह हारा और भागते भागते भारत की सीमा में आ गया, और भारत में उस समय का राजा था इल्तुतमिश। वो इल्तुतमिश को बोला कि भैया मेरे को शरण दे दो, बचा लो। अब भारत की जनरली परंपरा ये है ना कि कोई आया शरण में तो दे दो, भारत के महान राजा लोग करते थे। लेकिन इल्तुतमिश इसलिए बच पाया, उसको पता था कि पीछे से चंगेज खान आ रहा है, इसको मैं शरण दूंगा पूरा भारत ख़त्म कर देगा वो। तो इल्तुतमिश इसको प्रेम से बोला कि भैया माफ़ कर दे, मैं नहीं दे पाऊंगा तुमको शरण, और कहीं खोज लो। तो इस कूटनीति से ना इल्तुतमिश भारत को बचा लिया था। अगर वो धोखे से बहुत बड़ा दानवीर बन के उसको शरण दे देता ना, तो भारत का इतिहास अलग होता। चंगेज खां भारत को ख़त्म कर देता, ख़त्म मतलब बर्बाद कर देता, क्योंकि बहुत क्रूर थे वो। तो शरण देने से मना किया, और लेकिन भारत की सीमा तक तो आक्रमण हुआ, इसलिए प्रथम मंगोल आक्रमण उसी को मानते हैं। इसी के कारण फिर अलाउद्दीन बड़ी सेना बनाता है मंगोलों से बचने के लिए। फिर तुगलक के काल में भी मतलब इनका आक्रमण लगातार होते रहता है, क्योंकि इनका काम ही था हमला करना। इसी से बोलते हैं कि कभी कभी सिद्धांत से ना आपकी राजनीति नहीं होती। जैसे पृथ्वीराज चौहान था, पहले में गौरी को हराया, बहुत सिद्धांतवादी बन गया कि मैं छोड़ता हूँ, दूसरे में वो आके निपटा दिया। तो सिद्धांत से आप राजनीति नहीं कर सकते, ये इल्तुतमिश हमको सिखाता है। हदीस क्या है, ये तो आप सुने होंगे बचपन से। हदीस एक इस्लामिक कानून है, जिसके हिसाब से उनका मतलब कानून चलता है। ये मध्यकालीन भारत में खूब ज़्यादा प्रचलित था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? मतलब आपको राजधानी देखना है। तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम है, सही बात है। पांड्य की राजधानी मदुरै है, सही बात है। चोल की राजधानी तंजौर है, ये भी सही बात है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है, ये भी सही बात है। चेर की राजधानी पुडुचेरी नहीं है, ये गलत बात है। इनकी राजधानी वंजी या वंची। अब आपको नहीं भी पता तो आप कैसे गेस कर सकते हैं? अगर आपको पता है ना कि अगर ये भारत का नक्शा है, चेर इस एरिया में रहते हैं, पांडिचेरी इस साइड है, तो भाई जो यहाँ रहता है उसकी राजधानी यहाँ रहेगी क्या? पागल तो नहीं है वो। तो ऐसे आप गेस भी कर सकते हैं, मतलब नक्शे का महत्व बढ़ जाता है, इसीलिए मैं आपको दे दिया हूँ। ये वाला एरिया जो है वह वाकाटक का था, ये कुंतल का था, उसके नीचे कदम्ब था। कुंतल सुने होगे ना आप लोग, बाहुबली में कुंतल देश, ये कदम्ब था, ये पल्लव थे। फिर ये छोटे छोटे कोंगू हैं, पुजमेडू हैं, यहाँ पे चेर हैं, यहाँ पांड्य हैं, इधर चोल हैं, इधर आंध्रा है, आंध्रा सातवाहन। तो ये अलग अलग इनकी लोकेशन है। और अच्छे से समझना है तो ये भी देख सकते हो आप बाद की। यहाँ पे कलचुरी हैं अपने छत्तीसगढ़ वाले, इधर चालुक्य थे, ये चोल थे, होयसल थे, ये पांड्य हैं, ये काकतीय हैं। इसके अलावा आपका ये ईस्ट गंगा हैं, इधर पाल हैं, इधर चंदेल हैं। तो ये आप मैप में देख सकते हो कहाँ कौन से शासक हैं। अगला सवाल है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उत्तर तो है कृष्ण प्रथम ने कराया था। अब ये आप देख सकते हो, ये एलोरा का कृष्ण मंदिर है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एलोरा गुफा है, उसमें 34 गुफाएं और उसमें तीनों धर्म के मंदिर हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म। तो ये भी सवाल आ सकता है कि एलोरा में किस किस धर्म के हैं। पूछ सकता है केवल हिंदू के हैं, केवल जैन के हैं, तो नहीं भैया, तीनों के हैं।
अगला जो है कि राष्ट्रकूट वंश का था, क्योंकि कृष्ण प्रथम, तो कुछ लोगों के बारे में जानना चाहिए। जैसे उसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, मान्यखेट राजधानी बनाई थी, और उस समय की भाषा जो थी कन्नड़ थी, मतलब ये कर्नाटक वाले इलाके में थे। एक महत्वपूर्ण राजा अमोघ वर्ष था, जो खुद कविराज मार्ग नाम की पुस्तक की रचना किया था। एक और राजा कृष्ण तृतीय था, जो रामेश्वरम में कृष्णेश्वर और गंगा मार्तंडादित्य मंदिर बनाया था। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ये दोनों मंदिर कृष्ण तृतीय बनाए। अब कृष्ण प्रथम तो पूछ चुका है, तृतीय का पूछ सकता है। अगला है कि किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। देखिए प्रारंभ पूछा है ना आपसे, थोड़ा भी कोई कंफ्यूज होगा, बोलेगा यार राजेंद्र चोल तो किया था, लेकिन राजराज चोल ने प्रारंभ की थी। अब चोल वंश के बारे में अगर आपको थोड़ा भी हिस्ट्री जानना है तो संगम काल में 3 वंश थे, चोल, चेर, पांड्य। अभी हम देखें लोकेशन। फिर बाद में ये चोल वंश जो है ना और ज़्यादा बढ़ गया, फिर से 9वीं शताब्दी में फिर से आगे बढ़ता है और विजयालय इसकी स्थापना करता है। फिर परांतक वन राजा बनता है। उसके बाद फिर राजराज प्रथम राजा बनता है, जो क्या करता है, उत्तरी श्रीलंका को जीतता है और मालदीव को जीतता है। राजराज प्रथम शैव था, इसीलिए वो बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर बनाता है। इसका काल आप देखेंगे 985 से 1014। इसका बेटा राजेंद्र प्रथम होता है, जो क्या करता है, बंगाल जीतता है, बंगाल तक जीतता है। वहाँ गंगा नदी थी, तो वो उपाधि लेता है गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि लेता है। इसके अलावा ये बाकी पूरे श्रीलंका को, इसके पिताजी तो केवल उत्तरी जीतते हैं, ये पूरा श्रीलंका जीतता है। और एशियान देश जो हम पढ़ते हैं ना, कि ये आपका इधर सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, इधर भी जाके हमला करता है। और इसने पंडित चोल की उपाधि ली थी। तो ये राजेंद्र वन के बारे में। तो आज के सवाल हमारे यहाँ तक थे। आपने अभी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग का भी उत्साह लगेगा। और आपके भी जो भी डाउट हैं, जैसा भी आपको लगता है कि इसके बारे में वीडियो बनाइए, इसको थोड़ा और समझाइए, ये गलत बोल दिए हो, ये और बताओ, जैसा बोलोगे ना आप लोग वैसा हम लोग करेंगे। पूरा मैं मेडिएवल हिस्ट्री का करने वाला था, लेकिन वही होता है ना, कुछ लोग बोले कि यार इतना लंबा ना देख के मन नहीं करता देखने का, 50 मिनट का है। तो हम लोग कोशिश किए कि थोड़ा छोटा वीडियो हो, छोटे छोटे करके। अगले वीडियो में हम लोग मेडिएवल भी ख़त्म कर देंगे, आधुनिक करेंगे, उसके बाद बाकी टॉपिक भी करेंगे। एक भाई का कमेंट आया था पॉलिटी करा दो, तो पॉलिटिकल साइंस का तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो मेरे को और मज़ा आएगा, तो वो कराएंगे हम लोग। बाकी करेंट और जो भी आप लोग बोलोगे वो हम लोग कराने की कोशिश करेंगे। आप अभी तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।